साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुभी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। NCERT में जैसे पार्ट 2 आपको प्राप्त हो चुके थे चैप्टर नंबर 1 के, आज उसी का 3rd पार्ट साथियों आपके मध्य लेकर के आया हूं, जिसमें जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है और कितने प्रकार की होती है, ये जानने का आज प्रयास करेंगे। तो साथियों जैसा आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने लिखा है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। तो सीधा सरल शब्दों में मैंने कह दिया कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है, क्योंकि भारत एक विषम जलवायु वाला देश है। विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग जगहों पर जीवधारी निवास करते हैं और अलग अलग रहन सहन, खान पान, वास स्थान या यहाँ तक कह दूं कि उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं और परिवेश गणवेश भी अलग है। तो साथियों इसी को जैव विविधता कहा जाता है। अगर मैं यूं कहूं कि जैव विविधता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि जैव विविधता इस प्रकृति में या पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवधारियों की विविधता उनके रंग, रूप या बनावट के आधार पर उनको व्यक्त करती है। किस किस आधार पर? तो मैं यहां उस चीज को स्पष्ट कर देता हूं कि रंग के या रूप या फिर उसके अलावा साथियों बनावट, ये बिल्कुल भिन्न करती है जैव विविधता में प्राणियों को, जिसे हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये होती कितने प्रकार की है? तो वैसे मुख्य 3 प्रकार की है, या मैं कह दूं कि अगर हम थोड़ा बड़े लेवल में पढ़ते हैं साथियों तो 4 प्रकार की भी होती है। जैसे मैंने यहां दिखाया है, क्या मैंने कहा है कि आनुवांशिक जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता, जातीय जैव विविधता, एक होती है वंशीय जैव विविधता। लेकिन यहां हम मुख्य रूप से 3 प्रकार की जैव विविधता की चर्चा करेंगे। तो साथियों यहां पर कहा गया है, जब एक ही जात के सदस्य हैं, एक ही स्पीसीज में आते हैं, लेकिन आनुवांशिक गुणों में वो एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, तो ऐसी जैव विविधता को आनुवांशिक जैव विविधता साथियों कहा जाता है कि एक ही जात के सदस्य हैं लेकिन आनुवांशिक गुणों में साथियों वो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, उनमें अंतर देखने को मिलता है। जब जेनेटिक्स डिफरेंट उनमें देखने को मिलता है तो उसे हम आनुवांशिक जैव विविधता के रूप में व्यक्त करते हैं या जानते हैं। दूसरे स्तर पर है पारिस्थितिकी जैव विविधता। पूर्व में इसका वीडियो भी मैंने उपलब्ध किया शॉर्ट, जिसमें मैंने इकोलॉजी, इकोसिस्टम दोनों में डिफरेंस अंतर बताए और यह भी बताया किस प्रकार से एक पारितंत्र बनता है, किस प्रकार से एक पारिस्थितिकी बनती है और उसके जनक कौन हैं। सारी बातें एक शॉर्ट में 2 मिनट्स का 2.5 मिनट का लगभग था, 2 से 2.5 मिनट का, उसमें मैं व्यक्त कर चुका हूं। तो साथियों यहां पर हम पारिस्थितिकी जैव विविधता किससे है? तो भौगोलिक परिस्थितियों से है, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न जलवायु, मौसम तो वैसे लंबे समय का योग है, जलवायु लंबे समय का योग है, मौसम क्षणिक होता है, तो भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो यहां पर अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो वो इस चीज को व्यक्त करती हैं, और परिस्थितियों में रहने वाली जो जातियां हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनके मध्य जो उत्पन्न विभिन्नता होती है उसे हम पारिस्थितिकीय जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी अगर इसको देखें सरल शब्दों में, परिस्थितियों के अनुसार पाई जाने वाली विभिन्नता पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है। तीसरे स्तर पर अगर हम बात करें तो जातीय जैव विविधता भी विभिन्न क्षेत्रों में जीव जातियां रहती हैं, सबका अलग अलग वास स्थान है, सभी अलग अलग वास स्थानों पर निवास करती हैं। तो यहां पर विभिन्न अलग अलग क्षेत्र हैं और वहां पर रहने वाली जो जातियां हैं तो उनका सबसे प्रमुख वास स्थान, क्योंकि जातीय जैव विविधता में सबका वास स्थान अलग अलग है, सभी अलग अलग आवासों में रहते हैं। अगर मैं कह दूं वनस्पतियों में तो आपने देखा होगा जलोद्भिद हैं, समोद्भिद हैं, मरुद्भिद हैं, लवणोद्भिद हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, अलग अलग प्रकार के जीव जाति अलग अलग वास स्थान पे रहते हैं और वो वहीं के लिए अनुकूलित हैं और वहीं पर उनका जीवन यापन होता है। अन्य विषम परिस्थितियों में वो जीवन यापन नहीं कर सकते या वहां पर वो अनुकूलित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अनुकूलन है क्या? किसी विशेष पर्यावरण में किसी जीवधारी के द्वारा सामंजस्य स्थापित करना ही तो दोस्तों अनुकूलन कहलाता है। तो जिस अनुकूल परिस्थिति में वास
स्थान में रहते हैं और शारीरिक बनावट में आदि के कारण जो विभिन्नता पाई जाती है उसे हम जातीय विविधता कहते हैं। उसके बाद हम साथियों पढ़ने वाले हैं, वैसे तो 6 जगत वर्गीकरण भी है, जैसे 2 जगत, ये आगे की बात है, इसको हम आगे जानेंगे और जब वर्गीकरण की बात आएगी तो उस पर हम विशेष पढ़ेंगे। 1-2 जगत वर्गीकरण, सबसे पहला अरस्तु का था, आधार दिया, उसके बाद द्विनाम पद्धति लीनियस ने दी, फिर उसके बाद त्रिनाम जो है सिस्टम दिया गया, 3 जगत वर्गीकरण दिया गया हीकल के द्वारा, 4 जगत कोपलैंड के द्वारा, 5 जगत हुइटेकर के द्वारा, 6 जगत कार्ल वुश के द्वारा। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने उस 6 जगत को एक डोमेन के रूप में 3 जगह व्यवस्थित कर दिया, जिसको मैंने यहां डाल दिया, यहां बताना समझा उचित तो यहां बता रहा हूं। बाकी वर्गीकरण की समस्त प्रणालियों को आगे हम चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे साथियों, एक बेहतरीन कंसेप्ट और कंटेंट के साथ सभी वर्गीकरण की प्रणालियों को बताऊंगा, सिस्टम बताऊंगा और सारी बातें आएंगी। तो यहां पर ये जो डोमेन है क्या? तो डोमेन एक समूह है। किसका समूह है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का समूह। लेकिन प्रश्न इस बात का बनता है कि यह बहुकोशिकीय एक कोशिकीय जीवों का समूह कैसे बना? तो मेरी बात पर ध्यान देंगे, केवल मैंने यहां पर लिखा है डोमेन सभी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्राणियों के समूह को डोमेन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय सरल सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ था सर्वप्रथम, और जिनसे बहुकोशिकीय जीवों की संरचनाएं बनी, ये बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए साथियों। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को क्या किया गया? मिला करके डोमेन यानी समूह बनाया गया। यानी मैं यहां लिख देता हूं साथियों कि जैसे सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया? तो एक कोशिकीय जीव। अगर आप इवोल्यूशन पढ़ें, उद्विकास पढ़ें और जल से जीवन की उत्पत्ति पढ़ें, जैवोत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ें, तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव। और ये क्या थे? तो ये दोस्तों सरल और क्या थे? सूक्ष्म। और उसके बाद इनसे कौन बने? बहुकोशिकीय बने। कौन बने? बहुकोशिकीय बने। यानी सबसे पहले यूनिसेल्यूलर और उसके बाद मल्टी सेल्यूलर जीवधारियों का विकास हुआ साथियों। तो सरल सूक्ष्म थे, ये जटिल संरचना वाले थे। और जटिल संरचना में आपको बता दूं रखा किसको गया है, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे यहां पर अंतिम वाले में यूकेरिया, यानी कहने का मतलब जंतु भी आ जाते हैं, पादप भी आ जाते हैं, कवकों को भी सम्मिलित किया गया है साथियों। तो सीधा यहां पर कॉन्सेप्ट और कंटेंट ध्यान दे। सर्वप्रथम पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ, वो सरल थे, सूक्ष्म थे। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव इनसे विकसित हुए और उसके बाद ये जटिल संरचना वाले थे। क्यों थे? क्योंकि इनमें कोशिकाएं पूर्ण विकसित थी, कोशिकांग पूर्ण विकसित पाए गए थे, इनका केंद्रक बिल्कुल विकसित था या उपस्थित था, और उसके अलावा इनमें डीएनए व आरएनए की उपस्थिति आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाई जाती है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा सभी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय प्राणियों के समूह को डोमेन कहा जाता है। डोमेन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा आप देख पा रहे होंगे बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया। बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया है और आर्किया भी बैक्टीरिया है, लेकिन इनके वास स्थान, इनकी संरचना और इनके प्रकार में अंतर है। जबकि यूकेरिया यूकैरियोटिक यानी जिनमें कोशिकाएं पूर्ण विकसित है, केंद्रक पूर्ण विकसित है, डीएनए आरएनए पाया जाता है, उन्हें यूकैरिया कहा जाता है। कवक हैं, जंतु हैं, पादप हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। तो यहां पर डोमेन फर्स्ट बैक्टीरिया, ये कैसे है? तो सत्य जीवाणु हैं। कैसे हैं? सत्य जीवाणु हैं, ट्रू बैक्टीरियाज हैं और असीम केंद्र की हैं। कैसे हैं? असीम केंद्र की। मैं यूं कह दूं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित साथियों नहीं पाया जाता है, वो असीम केंद्र की कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे बैसिलस और कॉकस को रखा गया है। किसको रखा गया है? बैसिलस कॉकस को रखा गया है। पहला जो मैंने डोमेन बताया, ये जानते हो जल थल वायु, जल थल वायु इनका आवास है, तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। लेकिन इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। पहले डोमेन का मैं साथियों यहां लिख देता हूं कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, ध्यान रखेंगे, म्यूकोपेप्टाइड
पेप्टाइड की बनी होती है। किसकी? म्यूकोपेप्टाइड की कोशिका भित्ति बनी होती है। यहां पर जगह कम थी साथियों और मैटर लंबा हो जाता वीडियो के अकॉर्डिंग, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। यहां पर बता रहा हूं म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और उसके अलावा इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि भाई आरएनए जो होता है वो अनुपस्थित होता है। आरएनए क्या होता है साथियों? अनुपस्थित पाया जाता है। मैं डोमेन फर्स्ट की बात करता हूं कि सत्य जीवाणुओं को रखा गया, एक कोशिकीय असीम केंद्र की होते हैं। बैसिलस व कॉकस जैसे उदाहरण इसके हैं। बट मैंने कहा कि ये जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आरएनए इनमें साथियों अनुपस्थित पाया जाता है। डोमेन सेकंड की बात करूं आर्किया की, विकास के आधार पर इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर पूछा जाए डोमेन के किस समूह को जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है तो वो आपका आर्किया है, जिन्हें विकास के आधार पर जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी गई है। ये जानते हो असामान्य जटिल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। असामान्य जटिल परिस्थितियों में ये जीवित रहते हैं। अब आप कहेंगे असामान्य जटिल परिस्थितियों में कैसे जीवित रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे जीवित रहते हैं? तो ये भाई गर्म झरनों में, झीलों में, खारी जहां पानी का समुद्र होता है वहां पर ये पाए जाते हैं, वहां पर ये साथियों निवास करते हैं। और तो और बता दूं कि ये जो डोमेन सेकंड है आपका, ये 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले जल पर भी ये अपने आप को जीवित रखते हैं। उस वास स्थान पर रहते हैं जहां अन्य बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकते हैं, निवास नहीं कर सकते, उस स्थान पर ये पाए जाते हैं। डोमेन सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं। कोशिका भित्ति इनकी पॉलीसेकेराइड्स या पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। आरएनए उपस्थित पाया जाता है। मैं सेकंड की बात कर रहा हूं साथियों, डोमेन सेकंड आर्किया, विकास के आधार पर जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ये असामान्य जगहों पर जीवित रहते हैं। मैंने बताया कि गर्म झरने, गर्म झीलों या उसके अलावा लवणीय जल में या सल्फर युक्त जल में और तो और 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक ये जीवित रहते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पॉलीसेकेराइड्स या पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। आरएनए इनमें उपस्थित पाया जाता है साथियों। डोमेन थर्ड की मैं बात करता हूं, यूकैरियोट या यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इनमें पूर्ण विकसित कोशिकांग केंद्रक पाए जाते हैं और आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है वो डीएनए द्वारा होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है। ये मुख्य रूप से जल व थल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जल व थल में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से वायवीय नहीं होते हैं, अपवाद स्वरूप होते हो, बात अलग है। जल थल में ही पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है साथियों? काइटिन और सेल्यूलोज की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। मैं थर्ड की बात कर रहा हूं। थर्ड जो यूकेरिया देख पा रहे हैं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। अब प्रश्न यहां बनता है कि इनमें देखो डीएनए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि डीएनए व आरएनए पाया जाता है, क्योंकि आनुवांशिक सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है या पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण संततियों में आते हैं वो डीएनए के माध्यम से आते हैं साथियों। बट एक विशेष बात है, कोशिका पढ़ाई, कोशिका मैंने बताया कि पादप हो या कवक हो उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। बिल्कुल हाँ जी, पाई जाती है। लेकिन जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, क्योंकि इसमें पादपों को भी सम्मिलित किया गया है, कवकों को भी सम्मिलित किया गया है और साथियों जंतुओं को भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि अन्य में कोशिका भित्ति पाई जाती है। काइटिन की होती है या सेलुलोज की होती है। डीएनए आरएनए उपस्थित होता है। डीएनए मुख्य रूप से आनुवांशिक सूचनाओं का क्या करता है? प्रवाह करता है पीढ़ी दर पीढ़ी, या यूं कह दूं जैव अणु बायोमॉलिक्यूल डीएनए उपस्थित पाया जाता है साथियों। तो एक सामान्य परिचय था और शायद आप देख पा रहे होंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके अलावा बेहतरीन कंटेंट में छोटे स्तर पर तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक साथियों आपका रहेगा वर्गीकरण नामकरण की पद्धति। जैसा भी मैंने बीच में बताया था कि वर्गीकरण
कहां से प्रारंभ हुआ, वर्गीकरण का आधार क्या रहा और कितनी प्रणालियां विकसित हुई, वो सारी बातें आगे वीडियोस में होंगे। तो वो अगला टॉपिक आएगा नेक्स्ट जो होगा वर्गीकरण। नामकरण की पद्धति आपको बताऊंगा और विशेष द्विनाम पद्धति और 5 जगत वर्गीकरण की अपनी बात होगी। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा विकसित किया गया, बताया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जंतु और पादपों को बांट करके वंश और जात के आधार पर वर्गीकरण किया गया। उसके बाद व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण, मोनेरा, प्राटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी, इसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। और आपको बता दूं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 पूर्व की पुरानी बुक में कुछ टॉपिक थे जो आज वर्तमान में हट चुके हैं। संग्रहालय, हार्बेरियम, नेशनल पार्क, वानस्पतिक उद्यान, जिनके बारे में मैं शॉर्ट वीडियो लेकर के उपलब्ध होऊंगा और आपको संग्रहालय भी बताऊंगा, मुख्य हार्बेरियम के बारे में भी बताऊंगा, नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगा और वानस्पतिक उद्यान के बारे में बताऊंगा। जो हट चुका है उसको भी हमें पढ़ना है और हम पढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये नेशनल पार्क और वानस्पतिक उद्यान, संग्रहालय बड़े बड़े कंपिटेटिव प्रतिस्पर्धात्मक एग्जामों में साथियों पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको पढ़ाऊंगा। तो साथियों आज यहीं तक आपसे बात कर रहा हूं, अगला टॉपिक लेकर के आऊंगा। तब तक आप अपनी बेहतरीन तैयारी मेरे इस चैनल के साथ जुड़कर सुबह क्लासेस के साथ तैयारी करें। यही कहूंगा कि बिल्कुल वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। नमस्कार।